कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। डॉक्टर साहब, हम लोग थोड़ा सा पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है, सिनेरियो बिल्ड किया है जिसमें कि ओल्ड एज के लोग अभी भी किसी रेजिडुअल बीमारी से अदर देन दी कोविड उससे भी ग्रैपल कर रहे हैं और उनको थोड़ा कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब है मेंटली कि ये कौन कौन सी बीमारी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। और काफ़ी लोग उनको ये बता रहे हैं कि ये सब पोस्ट कोविड मैनेजमेंट है। तो हम आपको बधाई देते हैं, आपने एक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में खोला है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट पर भी एक विंग खोला हुआ है। और मैं सीधे उस पर आता हूँ कि उस पर आप उस पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, और जैसे हमारे जो साथ लोग बैठे हैं उसको जो परेशानियाँ फील कर रहे हैं उसमें कैसे वो आपके सेंटर पर जाके कैसे उसको देख सकते हैं। जी अरविंद जी, आपने बहुत सही और बड़ा समीचीन प्रश्न पूछा है। आज ठीक 11 महीने हो गए उस पोस्ट कोविड क्लिनिक का उद्घाटन हुए। 5 जुलाई 2021 को हम लोगों ने पोस्ट कोविड क्लिनिक का उद्घाटन किया था। तब से वो बराबर चल रही है और 3 चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। एक तो उनका क्लिनिकल मैनेजमेंट, हर आता है तो उसमें सीनियर सिटीजन भी आता है। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन को पर्चा बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है, केवल बता दें कि हम बुजुर्ग हैं तो वो कई बार तो खुद ही पर्चा बनवा के हमारा कर्मचारी दे देता है। और दूसरा, पोस्ट कोविड क्लिनिक के लिए मैंने कर रखा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो तो ठीक, पर्चा बना हो तो ठीक, ना पर्चा बना हो तो ठीक, लेट आए तो ठीक, आपको वापस नहीं किया जाएगा, चाहे हमारा जूनियर डॉक्टर ही क्यों मिले। तो ये हमने स्पेशल उसमें प्रावधान रखा था। ये पर्चा, ये फॉर्मेलिटी, ये देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मतलब एक तरह से रेड टेपिज्म है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मेरा मानना है कि अस्पताल और मंदिर, मतलब पूजा गृह कोई भी हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसमें तो ताला लगना ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई एंट्री बंद होनी ही नहीं चाहिए कभी, 24 घंटे ओपन। तो पहली चीज़ तो ये पेशेंट केयर हमने रखी जिसमें सब सीनियर सिटीजन भी आते हैं। दूसरा एक हमारा चल रहा है वो पल्मोनरी पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, और तीसरा चल रहा है रिसर्च का प्रोग्राम। तो अब रिसर्च में आपने बहुत सही कहा, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे 5 जुलाई को मुझे पता नहीं था कि मुझे सीनियर सिटीजन पे कोविड पे अलग से बोलना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में, और वो डीएम कर रहे हैं जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में। उनकी एक थीसिस है, वो यही है कि ये जीरियाट्रिक एज ग्रुप में पोस्ट कोविड क्या प्रॉब्लम चल रही है, और वो उन्होंने केवल उसका हिस्सा लिया है जो मानसिक वाला, हम तो सभी देखते हैं। तो पोस्ट कोविड में अगर जीरियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मानसिक समस्याएं ही हैं। कौन कौन सी हैं अभी मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने जब प्लान की थी ये स्टडी तो मुझे मालूम नहीं था कि अनुभव के इंटरव्यू में मुझे काम आएगा। लेकिन ये काम हम लोग अब आप गौर से बताइए कि पूरे देश में कोई सीनियर सिटीजन पे पोस्ट कोविड पे काम हुआ चलो हो, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया हुआ है। तो जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के ये डीएम एमडी के बाद एक और 3 साल का कोर्स होता है जिसको हम लोग डीएम कोर्स कहते हैं। इस डीएम कोर्स में हम लोग एक थीसिस कर रहे हैं,
उस थीसिस में मैं को गाइड हूँ। नेचुरली जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ की है तो उनके डिपार्टमेंट के गाइड है, मैं उसमें को गाइड हूँ। पेशेंट मटेरियल हम ही उनको देते हैं, और वो जो डॉक्टर कर रहे हैं रिसर्च इस पर, पोस्ट जिनकी टीएम थीसिस है, तो वो उनको जैसे ही हम कहते हैं कि ये पेशेंट है जेरियाट्रिक एज ग्रुप का है, 60 प्लस है और प्लस इसको मेंटल प्रॉब्लम है, आप ताजुब नहीं करेंगे, शुरू में कहता था मेरे पास भेज दो। मैंने कहा तेरे पास कैसे भेज दूं, बाहर बोर्ड लगा हुआ है वृद्धावस्था मानसिक विभाग, और मानसिक मतलब पागल समझ लेते हैं। आप बताइए कोविड की बीमारी के मेरे पास इलाज करने आए और मैं कहूँ कि पागल खाने जाओ तो मुझे गाली देके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने कहा देखो अगर तेरे को रिसर्च करनी है तो एक पेशेंट के लिए मैं बुलाऊं, तुझे वहां आना पड़ेगा। हालांकि मेरा रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट और जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ करीब 2 किलोमीटर का फासला है, काफी डिस्टेंस है, लेकिन ही इज सो हम्बल एंड सो कोऑपरेटिव। अच्छा उसे डीएम करना भी है, पेशेंट तो हम ही देंगे, ये भी एक मजबूरी है। तो खैर वो बंदा आता है, आज भी मेरे पास सैटरडे के बाद 2 बजे के बाद मेरे पास पेशेंट आई, लेडी फीमेल पेशेंट आई, और जैसे ही मैंने उसको फोन किया बोला सर मैं हूं तो बड़े इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका फोन मैं 15 मिनट में हाजिर होता हूं। तो 15 मिनट में आया और अपना उसने इवेल्युएट किया और दवा लिखी। तो एक तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आया इसके लिए। दूसरा हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि 2 भागों में हम मरीज की शिकायतों को डिवाइड करते हैं कि भाई ये पल्मोनरी की है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी है या कंबाइंड प्रॉब्लम है। पल्मोनरी मतलब लंग से संबंधित, वो हमारी प्रॉब्लम, जैसे सांस फूलना, खांसी आना, थोड़ा बहुत उसमें चलते समय सांस फूलना, ये तो हमारी प्रॉब्लम हो गई। ऑक्सीजन कभी कभी डिप हो जाना, ये तो हमारी प्रॉब्लम हो गई पल्मोनरी की। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हम जितने अंग हैं, और आप मान के चलिए कि कोविड ने कोई अंग नहीं छोड़ा है, सिर, दिमाग, आंख, नाक, कान, गला, चेस्ट तो है, हार्ट, मसल्स, बोन, वैस्कुलर, ब्लड वेसल्स, कोई चीज नहीं छोड़ी। पेन कमर में, मतलब कोई चीज, स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम हो, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम हो, चाहे ईएनटी का सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, और चाहे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कोई सिस्टम नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात है। शुरू में हम लोग कहते थे कोरोना मतलब लंग, फिर कहने लगे कोरोना मतलब लंग और हार्ट, फिर कहने लगे कोरोना मतलब लंग, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ऐसे धीरे धीरे हमारा जानकारी का दायरा बढ़ता गया, और बाद में अब हम कह सकते हैं 2.5 साल बाद, इतने ज्ञान और अनुभव के बाद, कि कोरोना से कोई अंग अछूता नहीं रहा है। तो पोस्ट कोविड में अब हम फेफड़े की समस्याओं का हम निदान करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो सांस की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, या ऑक्सीजन डिप होने की प्रॉब्लम है। और अगर दूसरे अंगों की प्रॉब्लम है तो हमारे न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी, उनके सहायता लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चंक निकल के आया है वो आया है मानसिक बीमारियों का। और मानसिक विभाग से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे 2 मानसिक विभाग हैं, एक ऑर्डिनरी साइकेट्री डिपार्टमेंट है, एक जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, एक पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ की यूनिट भी है। तो कभी कभी बच्चा भी आ जाता है तो उसको अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन वो यूनिट है सर। तो हमारे, हम कह सकते हैं हमारे पास जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ और एडल्ट मेंटल हेल्थ, सबके डिपार्टमेंट है, सबकी स्पेशलिटी है। एक बड़ा चंक जो निकल के आया है कि लोगों को नींद नहीं आती है, लोगों का कंसंट्रेशन कम हो गया है, लोगों की याददाश्त कम हो गई है, भूल जाते हैं, लोगों को चिड़चिड़ापन हो गया है, लोगों को डिमेंशिया प्रेसिपिटेट होने लगा है, लोगों को बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारियां होने लगी हैं जिसमें कम से कम 6-6, 7-7 महीने से भी ज्यादा हमें मैनेजमेंट में समय लग रहा है। अब आप सोचिए 1 साल होने आया हमारी पोस्ट कोविड क्लिनिक को, और अभी भी मरीज आ रहे हैं, नए मरीज आ रहे हैं। नए मरीज मतलब जैसे उनको जानकारी मिलती है तो कहते हैं हमको 6 महीने से प्रॉब्लम है, हमको 7 महीने से प्रॉब्लम है। तो पोस्ट कोविड का जो दायरा है, हमको लगता है कि हमें लगता है कि अभी 2-4 साल हमको ये क्लिनिक और चलानी पड़ेगी। प्रभात जी हमारे साथ हैं जी, और वो इस बारे में एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहेंगे। जी प्रभात जी, आप। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मित्तल जी। तो बेसिकली मेरे एक जो पूछना है कि क्या ये पोस्ट कोविड के बाद क्या पुरानी जो बीमारियां हैं वो फ्लेयर अप हो जाती हैं उसके बाद में? क्या बात है। और स्पेसिफिक एग्जांपल मैं अपना दूंगा कि मुझे 2003 में वर्टिगो की मेनियस डिजीज की प्रॉब्लम हुई थी, बहुत चक्कर आते थे और करीब 5-6 महीने लगे मुझे ठीक होने में। अब लगभग 19 साल बाद
वो प्रॉब्लम जो है रिकवर हुई और बड़े जबरदस्त तरीके वायलेंट फॉर्म में रिकवर हुई। अब मुझे आज करीब 8-9 महीने लग गए हैं और उसको अभी भी मैं नहीं कह सकता कि मैं 100% रिकवर हो गया हूँ। अभी भी मुझे लगता है 70-75% रिकवर हुआ हूँ। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि और भी तरह की बीमारियां होंगी जो कि पोस्ट कोविड के बाद में फ्लेयर अप हुई होंगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग का ज्ञानवर्धन कीजिए आप जो है। बिल्कुल प्रभात जी, मैं आपको भी बता दूं, आपके श्रोताओं को भी बता दूं, बिल्कुल सही और सटीक सवाल पूछा है आपने। ये जो कोविड है ये उसी तरह है कि कहीं आग लगी हुई है और कुछ लोग पानी डाल के बुझाने में लगे हुए हैं, तो कोरोना उसमें घी डाल रहा है, वो बुझने नहीं देना चाहता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अंडरलाइंग लेटेंट डिजीजेस थी वो मैनिफेस्ट हो जा रही हैं और अंडरलाइंग जो डिजीजेस थी वो एग्रीवेट हो जा रही हैं। आप सोचिए, जिसको इतनी सी शुगर थी उसको उतनी सी शुगर हो जा रही, मतलब थोड़ी बहुत एक मेटफॉर्मिन या एक गोली से काम चल जा रहा था, उसको जो है अब ग्लीकाजाइड और टेनेलिग्रिप्टिन और बहुत सारी दवाओं को लेनी पड़ रही हैं, तो शुगर अनकंट्रोल हो जा रहा है। जिसको लेटेंट टीबी थी, यानी बॉर्डर लाइन कभी 96-97, कभी 100-105 फास्टिंग आ जाती थी, उसकी एकदम 140 हो जा रही है। किसी का ब्लड प्रेशर था, बॉर्डर लाइन रहता था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। किसी को अस्थमा था, सांस की तकलीफ थी और कभी गए कभी इनहेलर की जरूरत पड़ जाती थी या डॉक्टर सूर्यकांत को दिखाने की जरूरत पड़ जाती थी, गए तो दिखा लिया उस टाइप का, उसको जो है वो रेगुलर इंटेंसिव इनहेलेशन थेरेपी शुरू हो चुकी है। किसी को थोड़ा बहुत गठिया था और कभी कभी बदलते मौसम में या सर्दी के मौसम में दर्द होने लगता था, उसको बराबर दर्द होने लगा है। किसी को चिकनगुनिया हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, एक मेरे दोस्त हैं, उनको चिकनगुनिया हुआ था आज से 12 साल पहले, और 2-3-4 साल बाद उनको दर्द रहा। इतना दर्द था कि जोड़ों में दर्द रहता था और सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया। कहे डॉक्टर साहब आप तो बिल्कुल ठीक है। हमने बहुत बढ़िया। उनको दोबारा दर्द होने लगा, तो मैंने कहा दोबारा चिकनगुनिया? बोले नहीं साहब, चिकनगुनिया तो नहीं हुआ, ये कोरोना हुआ था और उसके बाद जो चिकनगुनिया के लक्षण थे वो दोबारा मैनिफेस्ट हो गए। गठिया जिनको है जी उनका गठिया बढ़ जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे पूछना है कि इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है। तो एक हम लोग का जो भी इस तरह के पीड़ित रहते हैं, तो अब हाउ टू मैनेज, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए प्रभात जी, हम तो कोविड के स्पेशलिस्ट हैं और लंग के स्पेशलिस्ट हैं। अब आपने चूंकि कान की बात पूछी है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नेचुरली जो उस विधा का स्पेशलिस्ट है वही इलाज करेगा। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका मीनियस डिजीज पहले 1 महीने में ठीक हुआ था या 2 महीने में, तो 7-8 महीने लगेंगे। ये प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलाना पड़ रहा है। ये मतलब आप वो कहते हैं ना रस्सा कसी, वो अपनी तरफ खींचता है, हम अपनी तरफ खींचते हैं। पोस्ट कोविड इफेक्ट उसका अपनी तरफ खींचता है और हम डॉक्टर्स लोग अपना मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं तो अपना करते हैं। एक चीज़ और, हमने एक इनोवेशन किया है। तो हमने कहा कि भाई ये इस तरह की चीज़ें हमसे नहीं संभल रही हैं, महीनों हो गए, तो क्यों ना हम दूसरे पैथी की भी मदद लें, हम क्यों अपने पिनक में रहें, अपने उसमें रहें। तो अभी हमने एक MOU हमारे प्रोसेस में है, हालांकि काम हमने शुरू किया है। बलरामपुर अस्पताल हमारे पास में ही है, 2-2.5 किलोमीटर का अंतर है। वहाँ पे एक आयुष सेंटर चलता है। उस आयुष सेंटर के साथ और एक सज्जन है जो केंद्रीय विद्यालय में योगा के स्पेशलिस्ट रहे, वो रिटायर हो गए। आप समझिए कि जब जैसे ही मैंने कहा कि आयुष सेंटर, उसके साथ हम योग और प्राणायाम को भी सपोर्ट लेंगे इस कोविड मैनेजमेंट में, उन्होंने अखबार में पढ़ा और अगले दिन वो सज्जन मेरे पास आ गए, केंद्रीय विद्यालय में योगा टीचर रहे थे। और उन्होंने कहा सूर्यकांत जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपना पेट्रोल खर्च करके आएंगे, हम खुद आएंगे, हम अपनी सेवाएं खुद देंगे। और इतना बढ़िया उन्होंने 8 पॉइंट का मॉड्यूल तैयार किया है और वो मॉड्यूल इतना स्टैंडर्ड मॉड्यूल, हमें तो लगता है आगे चल के वो माइलस्टोन बन जाएगा इस तरह के वायरल इन्फेक्शन के बाद पोस्ट कोविड या पोस्ट वायरल रिहेबिलिटेशन के लिए। तो वो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है इन पेशेंट में और ये पा रहे हैं हम, अभी रिजल्ट चूंकि नहीं आए हैं, रिजल्ट एनालिसिस नहीं हुई है, कि जब हम अपनी दवा और साथ में योगा प्राणायाम का जो मॉड्यूल है वो दोनों क्लब कर देते हैं तो दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखता है और जो हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन पेशेंट को आ रहा, जो नहीं आ रहा था, वो आ रहा है। अनऑफिशियली हम ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता सकते हैं, वो आ रहा है। तो मैं नमस्कार सूर्यकांत जी। जी। मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहती हूँ। एक तो मैं ये पूछूंगी कि क्या महिलाओं में आपने कुछ कोविड के जो सिम्टम्स हुए या महिलाओं में या वृद्ध महिलाओं में, क्या वो फर्क थे या कोई एनी डिफरेंट? एक बात। और दूसरी बात हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, एज वी आर कमिंग टू अ क्लोज, कि आपने कहा कि सिनर्जेस्टिकली योग और आयुष और एलोपैथी सब कमिंग टुगेदर, कुछ ऐसे
आप हम लोगों को इंडिकेटर्स दें या कुछ हमको एक ऐसा एक पैकेज बताएं जिससे कि जो बुजुर्ग हैं वो स्वस्थ रह सकें और इसको हैंडल कर सकें, और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो उनको लेते रहनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। जी बिल्कुल ठीक है, टू हैंडल पोस्ट कोविड टाइम्स। देखिए निशि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जेंडर बायस इन डिजीजेस, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, और हम लोगों ने इंटरनेशनली भी, यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी हो चाहे दूसरी सोसाइटीज़ हो, उनकी कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट भी किया है। जैसे जेंडर डिफरेंसेस इन ट्यूबरक्लोसिस, जेंडर डिफरेंसेस इन अदर रेस्पिरेटरी डिजीज, इस पर बाकायदा हम लोगों के पब्लिकेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी है। अभी हम लोगों ने कोई ऐसी स्टडी नहीं की है, लेकिन हाँ मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होती है। ऐसा लोगों को लगता नहीं था, लेकिन कोरोना के दौरान ये प्रूव हुआ है कि महिलाओं ने 2.5 साल की कोविड की लड़ाई पुरुषों की अपेक्षा अच्छी तरह लड़ी। थैंक गॉड फॉर दैट। जी जी जी, नहीं, यू मस्ट बी अप्रिशिएट। जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं है, जैसे पहले हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी MBBS फर्स्ट ईयर में, तो पहले दिन पढ़ाया गया कि फीमेल्स का ब्रेन जो है वो 100 ग्राम कम होता है। बड़े खुश लड़के और लड़कों को चढ़ाया, अच्छा 100 ग्राम माइनस वाली हो। तो उसके बाद जब फिजियोलॉजी में पहुंचे, लेकिन वजन में तो कम होता है, लेकिन पुरुषों से 20% एक्टिव ज्यादा होता है। अब हम डिप्रेशन में चले गए। तो MBBS फर्स्ट ईयर में ही हमें क्लियर हो गया कि भले ही जो दिमाग का वजन कम हो महिलाओं का, लेकिन भाई एक्टिव तो ज्यादा वो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में आप देखिए, खाना खाया जाएगा तो लास्ट प्रायोरिटी पे महिला होगी, बीमार पड़ेगी तो इलाज के लिए लास्ट प्रायोरिटी पे महिला होगी, काम करने की बारी आएगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे महिला होगी, काम वो ज़्यादा करेगी तो काम वो ज़्यादा करेगी, पोषण कम उसको मिलेगा। इवन हमने देखा है हमारे देश में प्रेगनेंसी के समय भी लोग न्यूट्रिशन पूरा नहीं देते हैं। एनीमिया बहुत प्रेवलेंट है, हमारे देश की आधी महिलाओं को एनीमिया है। तो एनीमिया होते हुए भी, पोषण पूरा ना होते हुए भी, ये मुझे ऐसे लगता है, इसीलिए मैं इम्यूनिटी को 4 भागों में विभाजित करता हूँ। फिजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, किसी अंग विशेष की इम्यूनिटी, और चौथी है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंटल इम्यूनिटी होती है वो फीमेल्स की ज़्यादा होती है, और इसी कारण उन्होंने इस लड़ाई को अच्छी तरह लड़ा। तो आगे एनालिसिस हम बताएंगे और जी, लेकिन अभी भी पोस्ट कोविड में भी हम देखते हैं 4-5 पुरुष जब आते हैं तब एक महिला आती है, तो पोस्ट कोविड भी उनको कम हो रही है, मोर्टेलिटी भी कम हुई है, मॉर्बिडिटी कम हुई है। तो आप सब तो मैं ये भी मानती हूँ कि शायद महिलाएं जो हैं इवन पोस्ट कोविड समय में दे आर मोर एंगेज्ड एंड अब्सॉर्ब्ड विद द फैमिली एंड वर्क। तो जो मेंटल इश्यूज जो आप कह रहे हैं, अच्छा आपने कहा, वो पुरुषों में ज्यादा हो रहे हैं और महिलाओं में कम। तो हम सभी बुजुर्गवार महिलाओं से बोलेंगे इस पॉडकास्ट में कि अपने आप को एंगेज रखिए, इन्वॉल्व रखिए परिवार में और पारिवारिक कामों में, आप बेहतर रहेंगे। बस जाते जाते हम लोग को आप ये अवश्य बताइए कि कुछ वो चीजें जो हम लोगों को करते रहना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, बने रहें। और ऋषि जी ने प्रश्न पूछा है इंगेज रहना। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा फिर मैं बताता हूं। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही खुशनुमा, हमारे बहुत पुराने मित्र, तो उनका एक दिन फोन आया, डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवानी है। हमने कहा जाइए, आपके लिए कौन सा हमें अपॉइंटमेंट लेना है, आधार कार्ड लेते आइएगा, वैक्सीन लगवा देंगे। वो मेरे कमरे में आए, हमने वैक्सीन लगवा दी। लौट के मैंने कहा आइएगा चाय पियेंगे। चाय पी रहे थे हम, तब तक एक रेजिडेंट आया कि सर उनका कोविड का सैंपल निकाल लिया। हमने कहा अच्छा निकाल लिया उनका, वो कोई विधायक के थे वो थे। तो अचानक उन्होंने बोला डॉक्टर साहब क्या यहाँ कोविड का सैंपल निकल जाता है? हमने कहा निकल जाता है, मेरा भी निकलवा दीजिए। मैंने कहा आप तो अभी वैक्सीन लगवा के आ रहे हो, सैंपल का नहीं निकलवा दीजिए। मैंने निकलवा दिया सैंपल। अनफॉर्चुनेटली उनका जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब कोई सिम्टम तो उनको थे नहीं। मैंने कहा कोई लक्षण है? बोले नहीं, कभी कभी बॉडी एक होता है, बस सिर्फ बॉडी एक बस। तो मैंने कहा बाकी, अच्छा बाकी हमारे यहाँ वैक्सीन लगती है तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांच होती है। उनको खुद मालूम, इतने बड़े पत्रकार, उनको खुद मालूम कि बुखार के समय वैक्सीन नहीं लगवानी होती है। अब डॉक्टर सूर्यकांत से तो अगर कोई उम्मीद रखता है कि मैं बुखार के समय किसी को वैक्सीन लगवा दूंगा कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर नेशनल हेल्थ मिशन होने के बाद, तो ये उसकी भाई अब हम समझ फिर उनकी डेथ हो गई, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी कंट्रोवर्सी। और वो हमारे यहाँ 24 घंटे रहे जी। लेकिन आप समझिए जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उन्होंने एक दिन फोन किया, डॉक्टर साहब हमको भर्ती कर लो। पहले तो बोले डॉक्टर साहब आपने दवा दी है, बहुत लग रहा, अब तो मेरा फुटबॉल खेलने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा फुटबॉल खेलिए अगर आपका। खैर फुटबॉल तो मजाक की बात थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब वो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा, मुझे आप एडमिट कर लीजिए। तो मैंने कहा देखो एम्बुलेंस के चक्कर मत पड़ना, अभी एक कैजुअल्टी हो चुकी है, एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, वो बेचारी वो डेथ हो गई। एक बड़े वरिष्ठ साहित्यकार थे, उनकी भी डेथ इसी तरह एम्बुलेंस के जार। मैंने कहा आप अपनी गाड़ी से आओ, तुरंत नहीं, आपका घर पास में, आधा घंटा लगेगा मेडिकल में। यहाँ बेड तैयार कर दिया, उनको भर्ती कर दिया।
अब आईसीयू में भर्ती किया। अब आईसीयू में क्या होता है कि कॉमन टॉयलेट होता है, अब उनको वहां जाना। कोई डॉक्टर साहब हम ठीक महसूस कर रहे हैं, हमको प्राइवेट वार्ड दिला दीजिए। हमने उनको प्राइवेट वार्ड, अब प्राइवेट वार्ड में जब आप जाते हैं तो वो जो मॉनिटर, ये स्टाफ, नर्स, वो सब, अब मतलब डॉक्टर, यहाँ तो पल पल पे सामने डॉक्टर है, वहां पर वो कम हो जाते हैं। कहे डॉक्टर साहब यहाँ तो केयर कम है। हमने कहा बात तो सही है, अगर आप आईसीयू में रहेंगे तो आपकी केयर ज़्यादा होगी, वहां रहेंगे तो टाइम पे होगी, लेकिन उसमें अटैच बाथरूम है। तो फिर तब तक एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट का फोन आ गया कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा करिए, इनको पीजीआई शिफ्ट करें। तो हमारे यहाँ 24 घंटे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि मेरे बारे में ऐसा लिख दिया गया कि वो वैक्सीन उन्होंने बुखार के दौरान लगवा दी और उनकी मृत्यु। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, ये तो जीवन है। 10 उंगलियां अगर फेवर में आपके उठेंगी तो एक अगेंस्ट भी उठेगी, उसको मैं माइंड नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा मानसिक कष्ट हुआ। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें बता दें जो अपनी दिनचर्या में जिसको वो ऐड करें, किसी तरह की एक्सरसाइज है, किसी तरह का खान पान है, जिससे कि वो स्वस्थ रहें और पोस्ट कोविड टाइम में, बिकॉज वी आर नॉट श्योर आने वाले समय में कितने प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस अभी और आएंगे। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि चाइना में एक नई प्रकार की वो मंकी पॉक्स निकल रहा है। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कौन सी वो चीजें हैं जिस पर हम लोग को खासतौर से ध्यान देना चाहिए? एक तो देखिए, पैनिक कभी ना करें। अक्सर जब कोरोना शुरू हुआ तो मेरे पास फोन आता था, डॉक्टर साहब आज तो छींकें आ रही है, मुझे कोरोना हो गया क्या, मेरी नाक बह रही है, कोरोना हो गया क्या। तो मैंने एक जुमला बनाया अपने, मैं एम्स ऋषिकेश में गया था एज ए एक्सपर्ट। मैंने कहा ये तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मीडिया वाले पूछ रहे, ये मार्च 2020 की ही बात है, शुरू की। तो मैंने एक जुमला दिया कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। और ये बड़ा पॉपुलर हुआ, डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया। मैंने कहा भाई जब तक बुखार ना आए, कमजोरी ना आए, थकान ना, आप कोरोना मत करिए। तो एक चीज तो पैनिक ना हो। दूसरा क्या है, खान पान में मेरे बहुत अपने बड़े प्रैक्टिकल फंडे हैं, प्रैक्टिकल टिप्स खान पान में है। बहुत लोग कहते हैं अंकुरित खाओ, हरी सब्जी खाओ, ब्रोकली खाओ। अब किसी को ब्रोकली देख के उल्टी आती है तो उसको ब्रोकली मुंह में उसके क्यों ठूसना चाहते हो आप? किसी को कद्दू का नाम पसंद नहीं तो कद्दू क्यों खिलाना चाहते हो? तो बेसिक चीज क्या है कि डाइट में 24 घंटे में आप बस ये सोचिए कि आज मैंने एक अपने पसंद की कोई हरी सब्जी खाई है कि नहीं खाई है तो शाम तक खा लीजिए। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, प्रोटीन का एक कोई मेरा फेवरेट सोर्स है, मैंने लिया है कि नहीं लिया है। वो दाल हो सकता है, वो मछली हो सकती है, वो अंडा हो सकता है, वो दूध हो सकता है, वो दही हो सकता है, वो पनीर हो सकता है। प्रोटीन पाउडर मैं इस सप्लीमेंट के बहुत खिलाफ हूं। अच्छा। तीसरी चीज है, सप्लीमेंट खाने से आपके लिवर पे लोड पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए आप नेचुरल तरीके से लें। तो पहला चीज, हरी सब्जी को इंश्योर करिए 24 घंटे में कोई हरी सब्जी, कोई जरूरी नहीं हम लौकी खाएं, तोरई खाएं, पर जो भी आपको पसंद है। आपको लौकी पसंद है लौकी खाइए, किसी को तोरई पसंद है तो तोरई खाए, टिंडा पसंद है तो टिंडा खाए। तो एक हरी सब्जी इंश्योर कर लीजिए। एक प्रोटीन का सोर्स, कोई वेजिटेरियन है तो दालें हैं, बहुत सारी दालें हैं, चना है, छोला है, मटर है, राजमा है, ये पनीर है, दही है, ये सब, सत्तू है, आजकल सत्तू बहुत प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कर लें। और तीसरी चीज़ ये कर लीजिए, एक आपने हरी सब्जी कर ली और एक आपने प्रोटीन का सोर्स कर लिया, और तीसरा आप मान लीजिए कि आपने कोई मौसम का फल खाया कि नहीं खाया। मैं बहुत दोबारा एम्फेसिस कर रहा हूँ, मौसमी फल मैंने कहा, मैंने कीवी, सेब और ये सब स्पेसिफिक कुछ नाम नहीं लिया। तो जरूरी नहीं महंगे फल आपको फायदा करें या गैर मौसम। आप अब जैसे इस समय लोग पूछते हैं मैं क्या खाऊं, मैंने कहा खाओ भैया ककड़ी, खीरा, खरबूजा, यही 3 तो चल रहे हैं, तो ये खाइए। अब आम आने वाले हैं तो आम पे शिफ्ट हो जाइएगा, तरबूज। तो मौसम का एक फल, हरी सब्जी और प्रोटीन का एक सोर्स, 3 खाने में। और मैं कहता हूं 3 सफेद चीजें खाने में से निकाल दीजिए। सफेद चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करिए, सफेद नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, और सफेद मैदा की जगह आप मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। बस ये 2 मेरे रिकमेंडेशन हैं डाइट में। मैं बहुत हाई फाई डाइटिशियन की तरह ये सब रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। दूसरी मैंने एक जगह और सुना था आपकी बात जी, आपने कहा था अगर आपको पूड़ी खानी है, समोसा खाना हो, खा लीजिए, लेकिन साथ में एक समोसे के बदले 2 खीरा खाइए। यस, मैंने कहा उसको बैलेंस कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे। तो कल मेरी बेटी ने वो खा रही थी पैटीज, बड़ी अच्छी लगती है उसको पैटीज। मैंने एक पैटीज खा ली, खत्म हो गई पैटीज, ना 2 खीरा कट के आ रहे खाओ। अरे पापा मेरे ऊपर
मैंने कहा देखो मैं दूसरों को बताता हूँ तो घर में नहीं लागू करूंगा तो गलत बात See, this is what, why did I say this? बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब जैसे बुढ़े आदमी नहीं पहले आप बीमार पड़ने पर साबूदाना खिलाइए और उसका मौसमी का जूस पिलाते थे, ये सब कुछ ड्रामा की जरूरत है। आपको समोसा खाना खा लीजिए बट इमीडिएटली उसके बाद बराबर करने के लिए काउंटर करिए। तो नहीं मैं आपको बताऊं अरविंद जी, देखिए हमारे मस्तिष्क में दो तरह के हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन्स और थोड़ा सा स्ट्रेस हार्मोन। हाँ। अब मेरे दिमाग में बुजुर्ग हूँ मान लो 80 साल का, हाँ। और मैंने देखा मेरा 24 साल का पोता जो है वो समोसा खा रहा है। अब आप सोच रहे हैं अब उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है, ब्लड प्रेशर है, पापा वो बाबा आपका तो बीपी बढ़ जाएगा, इसमें नमक पड़ा हुआ है। बीपी समोसा ना खाने से नहीं बढ़ेगा, समोसा खाने से नहीं बढ़ेगा, बीपी तो इसलिए बढ़ जाएगा कि इस टेंशन में कि हाय मेरा समोसा मेरा फेवरेट समोसा मैं नहीं खा पा रहा हूँ, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। ये समझने की जरूरत है। प्रभात जी इंपॉर्टेंट बात कही जी, हैप्पी हार्मोन्स नीड टू बी जी किक्ड अप। हाँ, इसीलिए मैंने कहा हैप्पी हार्मोन जो आनंद देते हैं, मैं तो इनसे कहता हूँ आनंदोमोन्स। हाँ। आनंद देने वाले हार्मोन यानी आनंदोमोन्स। हाँ। तो आनंदोमोन्स निकालते रहिए। दूसरा मैं बता रहा था, एक तो मैंने खान पान के बारे में बताया, अब लोग एक्सरसाइज के पीछे। तो मैं कहता हूं कि देखिए लाइफ में अपने को चैलेंज मत करिए, ना तो फिजिकली चैलेंज करिए, ना स्ट्रेस से चैलेंज करिए, ना दूसरी चीजों से चैलेंज करिए। आप सिंसियर रहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं होगा। अब कोई कहे कि साहब मैं तो तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की और तैयारी कर रहा हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, कूल रहता हूँ, चिल रहता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, तो कैसे भाई सिलेक्ट हो जाओगे? तो इतना भी चिल रहने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस लेवल होना पड़ेगा कि भाई आज मैंने 8 घंटा पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, एग्जाम आ रहे हैं वगैरह वगैरह, इंटरेक्ट करना चाहिए। तो ये चीज हो गई। और एक्सरसाइज के लिए भी मेरा मानना है कि एक्सरसाइज आप उतनी ही करो जितनी आप आसानी से कंफर्ट के साथ कर सकते हैं जी। और मैं तो कहता हूँ वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और फिर आपका जिसमें आपका बैडमिंटन में इंटरेस्ट है आप बैडमिंटन 1 घंटा खेलिए, आपका स्विमिंग में इंटरेस्ट है आप स्विमिंग करिए, आपका टीटी में इंटरेस्ट है आप टीटी खेलिए, जिसमें भी किसी न किसी फॉर्म में आप 45 मिनट पर डे अगर आप दे रहे हैं तो उससे बड़ा आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं कहता हूँ इम्यूनिटी 4 तरह की है, फिजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। फिजिकल इम्यूनिटी में तो आप वॉकिंग, एक्सरसाइज ये सब हो गया। मेंटल इम्यूनिटी में आप जो है वो मेंटल इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, वो ध्यान से बढ़ती है, मेडिटेशन से बढ़ती है। तो 10 मिनट ध्यान के लिए भी निकाल लीजिए, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी का इतना विल पावर क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि वो मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनकी मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वो कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए डरते नहीं है। आप देखिए वहाँ कुछ हो रहा है कोई बात नहीं, भाषण देते रहते हैं। तो दूसरा ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में लंग की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहूँगा कि प्राणायाम जरूर करें, और सर्दी के मौसम में कम से कम, या जब कहीं आप एयर पोल्यूशन में गए हैं बिना मास्क लगाए तो स्टीम इनहेलेशन ले लें। कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि कोरोना से बचने के लिए तो मास्क लगाना जरूरी था, लेकिन मास्क लगाना अब घर से बाहर निकल के उतना ही जरूरी है एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए और टीबी, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो इसलिए मास्क लगाते रहेंगे तो हम अपने फेफड़े और अपने एयरवेज को प्रोटेक्ट रखेंगे। हमें 350 लीटर ऑक्सीजन इसी वातावरण से मिलती है, लेकिन ये वातावरण चूंकि प्रदूषित है, 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती रोजाना। सोचिए इसका बिल अगर पेड़ भेज दे कि मेरी 350 लीटर आपने ली, इसका बिल पेमेंट करिए तो क्या होगा। तो इसके लिए जो है वो आप मास्क लगा के रहिए। तो ये मैंने कहा एयर पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है देश की। दुनिया की 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में से 22 हमारे देश की हैं। और प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीदिंग है। तो जैसे आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स सलमान खान और अक्षय कुमार की तरह बनाते हैं जिम में जाके, उसी तरह अगर आप फेफड़े में एक्सटेंशन ऑफ ब्रीदिंग के साथ ब्रीदिंग करेंगे, प्राण प्लस आयाम मीन्स प्राणायाम, तो नॉर्मली हम आधा लीटर सांस लेते हैं, आधा लीटर बाहर निकालते हैं। एक बार में आधा लीटर दी और सांस के छोड़ी तो आधा लीटर बाहर निकल गई। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो 2 से 3 गुना हमारी सांस अंदर जाती है। और जो बंद कहते हैं ना, वो जो बंद खुल जाए, बंद अकल का ताला, उसी तरह जो बंद हमारी फेफड़े की वो संरचना जहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड में, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, वो 1/3 एल्वेलाई कोलैप्स पड़े रहते हैं। और जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो वो खुल जाते हैं। तो हमारी फंक्शनल कैपेसिटी जो है लंग्स की बढ़ जाती है। और दूसरा हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो भगवान न करे हमें कभी आईसीयू में भर्ती होना पड़े, लेकिन वेंटिलेटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे, आपकी वेंटिलेटरी मसल्स यानी रेस्पिरेटरी मसल्स फटीग नहीं होगी। तो आप डायफ्राम है और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये सब मजबूत रखिए, इसलिए प्राणायाम जरूर करिए। ये हो गई ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब आती है मेंटल इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी, ऑर्गन और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। अब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जरूरी नहीं मंदिर में घंटा बजाने से या मस्जिद में अजान पढ़ने से आएगी जी, बिल्कुल नहीं आएगी।
स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो आती है वो अच्छी सोबत में आ रही है। जैसे मेरे अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अभी 1 घंटे में पड़ जाएगी जब मैं यहाँ से निकलूंगा 3 सीनियर सिटीजन की सोबत के साथ अनुभव। तो अच्छी सोबत से स्पिरिचुअल इम्यूनिटी आती है। घर में एक जो प्यार मोहब्बत का माहौल होता है उससे स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चे अगर बुजुर्गों के सीनियर सिटीजन्स के पास बैठते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, उनसे गपशप करते हैं, उनके पैर छू के जाते हैं घर से बाहर, तो संस्कारों से भी इससे भी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती है। तो घर में सब बैठे हों, मोबाइल पे ना बैठे रहें। अब हमारी जैसे श्रीमती जी कहती हैं सब लोग आ गए, हाँ किसका मोबाइल यहाँ है, हाँ दूसरे कमरे में जाइए चार्जर लगा के आइए। तो जिस कमरे में हम बैठते जब आराम से खाते पीते बात करते मस्ती वहाँ उस कमरे में मोबाइल नहीं रहता है। तो कई बार बुरा मान जाते हैं डॉक्टर सूर्यकांत, तो फोन ही नहीं उठाते हैं। अब क्या मालूम भाई, घर में रहना है तो पत्नी को उनके साथ आदेश कैसे वो कर सकते हैं। तो दूसरे कमरे में चला गया फोन, अब नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा, तो बाद में खैर मैं कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट। तो ये मेरा आउटलुक है इसके बारे में। कोई भी कोरोना, कोई भी आगे वायरल इन्फेक्शन आ जाए उसको आप फेस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाइड रेंजिंग इश्यूज पर आज आपने चर्चा की है और जिस तरह का प्रोमिसेस हैं, वी वुड लाइक लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू नो एटलीस्ट इन लखनऊ कि आपने इस तरह का पोस्ट कोविड मैनेजमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल रखा है और इसमें चल रहा है। और आपने जो हमको टिप्स दिए हैं, भगवान न करे कोविड जैसी महामारी जो बहुत लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी में देखी भी नहीं थी, हम लोगों ने तो देख भी ली, और उसका दोबारा जरूरत पड़े। लेकिन जो आपने आज ये टिप्स दिए हैं, आई थिंक विल गो ए लॉन्ग वे इन मैनेजिंग हेल्थ इश्यूज ऑफ सीनियर सिटीजन। थैंक यू। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।